चलो शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब यहां पर इक्विलिब्रियम व्हेन यू से, पहले तो जरा मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि इक्विलिब्रियम इस शब्द का मतलब, ठीक है, इक्विलिब्रियम इस शब्द का जो लिटरल मीनिंग है, जो एक्चुअल मतलब है, वो बहुत जनों के दिमाग में गलत मीनिंग जाता है। व्हेन यू से द वर्ड इक्विलिब्रियम, इट डज नॉट मीन इक्वल, it does not mean balance, it does not mean halfway or anything. It means rate of forward reaction and rate of backward reaction is same. Literal meaning ये याद रखना है कि अगर rate of forward reaction है और rate of backward reaction है, ये जो है ये सब सेम हो जाए, ये जब सेम हो जाएंगे तब आप बोलोगे कि well and truly equilibrium पहुंच चुका है। इक्विलिब्रियम की दो वैरायटी हमको स्टडी करनी होती है अगर हम 11th-12th के सिलेबस के लेवल पे बात करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आइदर बोर्ड्स और एनी एंट्रेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट। एक होता है केमिकल, एक होता है आयनिक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो जनरल है, वो सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लाई हो सकता है, और आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई होता है। ये फंडा है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। तो पहले ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो थोड़ा जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो फास्ट हो जाती है। चलो, अब क्या बोलता है, बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल प्रोसेसेस वगैरह में इक्विलिब्रियम की जरूरत होती है। एक एग्जांपल से उन्होंने शुरू किया हुआ है, इक्विलिब्रिया दैट इज इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड द प्रोटीन हीमोग्लोबिन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका एक इक्वेशन है, जरा ध्यान से देख लेना इसका इक्वेशन क्या है। आपके पास Hb मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, राइट। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो सकता है। क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है। अब ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, दैट इज द क्वेश्चन। ये प्रोसेस कैसा है, ऑब्वियसली रिवर्सिबल है। ऑब्वियसली ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार बस हीमोग्लोबिन गया और बस खत्म ही हो गया, है ना। इट हैज टू गो, हाँ, इट हैज टू गो देयर एंड डिपॉजिट द ऑक्सीजन एंड कम बैक. The way I tell this to my bio students is simple, and I always give this example. Consider hemoglobin molecule as like your Ola driver. You book a taxi, या Ola Uber जो भी है, you don't own that taxi, right? You go and you leave that. तो वो ड्राइवर तुमको छोड़ के दूसरा वहां से कस्टमर उठा के दूसरा क्लाइंट लेके आएगा। तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों हमारे पैसेंजर हैं। वो एक जगह जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है फिर। तो ये रिवर्सिबल होना चाहिए प्रोसेस, और इसीलिए अगेन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं। तो यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन हुआ तो ये बना देता है आपका HbO2 बेसिकली, ठीक है, ये बना देता है HbO2। इससे ये भी पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कैन टेक केयर ऑफ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये HbO2 बना देता है वो, तो ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मेन चीज इज दिस प्रोसेस इज नॉट ऑक्सीडेशन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज नहीं हो गया, दिस इज ऑक्सीजनेशन। सिर्फ ऑक्सीजन उसके साथ चिपक के जा रहा है, फिर वहां जाके अलग हो जाएगा, तो रिवर्सिबल है। दैट्स व्हाई दे हैव कॉल्ड इट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए सबसे मेन रिक्विजिट क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द मेन रिक्विजिट। कि जब तक रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहा है तभी ही आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे। कोई ऐसा रिएक्शन है जो सिर्फ फॉरवर्ड ही जा रहा है तो उसमें इक्विलिब्रियम की कोई बात करने का कोई मीनिंग है क्या? उसमें बैकवर्ड की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब मैंने कपड़ा लिया और इसको आग लगा दी, जला दिया, खत्म कर दिया, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये फॉरवर्ड ही जा रहा है, इसमें बैकवर्ड क्या वापस जादू थोड़ी चल रहा है कि ये वापस आने वाला है। उसमें इक्विलिब्रियम की बात करके फायदा ही नहीं, राइट। चलो आगे बढ़े। सिमिलर इक्विलिब्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और व्हाटएवर सबके साथ में। ओके, अब जो लिक्विड है इवेपोरेट हो रहा है, समझो ये फिजिकल चेंज है। लिक्विड इवेपोरेट होना ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, माइंड यू। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर, द मॉलिक्यूल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप इनटू वेपर फेज। बरोबर है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो फटाफट एस्केप। ये सेम हमने सॉल्यूशंस में देखा था वॉलेटाइल के लिए। हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते थे तो हम ऐसे बोलते थे ना, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बस यही है, सेम फंडा। जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच गया तो लिक्विड जो है वो वेपराइज हो गया। अब ये कब हो रहा है, जब उसके पास ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ना, तभी तो मॉलिक्यूल जाएगा, यही वो बोल रहा है।
सो नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहां पर देखेंगे। अगर क्लोज कंटेनर है तो वेपर फेज में लिक्विड हुआ और ऊपर गया और टकराया और फिर वापस आ गया, क्योंकि उसको एस्केप करने के लिए अब बैरियर मिल गया, वो नहीं कर पा रहा है एस्केप, तो क्लोज्ड है। अच्छा, जो ऊपर का सरफेस है, समझो आपने लिड बंद कर दी, ऊपर जो मेटालिक सरफेस है वो क्या करेगा, वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, जो काइनेटिक एनर्जी। गैस ऐसे एकदम पागल घूम रही है, गैस के पास बहुत एनर्जी है, मतलब गैस तुम्हारा समझो पोपटलाल है, हाँ पागल जैसा वो छतरी घुमा रहा है, और लिक्विड तुम्हारा जेठालाल है, सुस्त एकदम। तो पोपटलाल बिकम जेठालाल, मतलब कि गैस ने क्या किया, ऊपर गया, टकराया और वापस किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी छोड़ दी, एनर्जी लूज कर दी, समझ गए? तो देखो ऐसा है, जो मॉलिक्यूल्स है वेपर फेज के, दे स्ट्राइक द लिक्विड सरफेस एंड आर रिटेन्ड इन द लिक्विड फेज। ये चीज मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में पढ़ाई है, पूरा एक डायग्राम वायग्राम बनाया था, कहा था कि ये लिक्विड है और ये ऐसे वेपर प्रेशर लगाता है ऑन द सरफेस। वेपर जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड प्रेशर लगाता है और वापस लिक्विड फेज में जाने की कोशिश करता है। अब इसको आप थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स बोलता है भाई गैस के पास एनर्जी ज्यादा है तो केओस ज्यादा है, रैंडमनेस, एंट्रोपी ज्यादा है ना, और लिक्विड के पास एंट्रोपी कम है, केओस रैंडमनेस कम है, तो वो बनना चाहता है लिक्विड दोबारा। ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आप लो एनर्जी के फेज में रहो, स्टेबल रहो, है कि नहीं? तो जैसे उसको मौका मिलता है वो अपनी एनर्जी छोड़ के वापस लिक्विड बन जाता है। क्या ये बात आपको सब कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ में आ रही है? भले आप उसको थर्मो के रिस्पेक्ट में देखो, इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में देखो, या वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखो, और पूरी केमिस्ट्री एक साथ देखने में जब मजा जो है ना वो कहीं नहीं है। सब चैप्टर के हिसाब से कॉन्सेप्ट एक ही होना चाहिए। अगला देखते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक इक्विलिब्रियम बन जाता है कि भाई वेपर और लिक्विड का जो डांस चालू है उसकी वजह से क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है, और इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। बट अगेन लेट मी क्लैरिफाई, यहां पर मैं फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं, तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, एक रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि भाई H2O लिक्विड, H2O वेपर, और रिवर्सिबल है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड बन रहा है, और इस मिक्सचर को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। डबल एरोज क्या करते हैं, ये इंडिकेट कि जो बोथ द डायरेक्शंस में ये एक साथ जा रहा है, ठीक है? बाकी टाइम पास मत करो, फर्स्ट पेज में ज्यादा कुछ है नहीं। अब यहां पर एक छोटा सा एक फैक्टर, छोटा सा एक पॉइंट आ जाता है। कुछ लोग बहुत स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हमेशा करते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन थियोरेटिकल आया भी है, अभी आता भी है कई बार कि डायनामिक और स्टैटिक का फंडा जरा थियोरेटिकली जरा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो क्या बोलता है, देखो जरा यहां से फॉलो करो। देखो बोलता है व्हेन रिएक्टेंट्स आर इन अ क्लोज्ड वेसल द concentration of reactants goes on decreasing while those of products goes on increasing and after a while there is no change because अब दोनों के रेट्स इक्वल हो गए ना, जब इक्विलिब्रियम आ गया। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो रेट ऑफ फॉरवर्ड या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो गया, तब हम लोग बोलेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या हो चुका है? डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है, राइट? और अगर यही सेम फंडा अगर हम लोग अप्लाई करते कि भाई ओपन वेसल है या एक बहुत ही स्लो रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि एकदम बताओ ऐसा रिएक्शन कि तुम गए लैब में, तुमने डाला 2 रिएक्टेंट टेस्ट ट्यूब में डाले, तुम घर गए, सो के वापस आ गए, बाहर गए, नाश्ता करके आए, पिक्चर देख के, अभी तक रिएक्शन हुआ ही नहीं, इतना स्लो, तो वो स्टैटिक हो गया। स्टैटिक मतलब अब वो कहीं आगे पीछे जा नहीं रहा, वो रुक गया, ठीक है? ऐसे रिएक्शंस को हम स्टडी नहीं करते। केमिकल काइनेटिक्स में क्लियरली लिखा है वी डू नॉट स्टडी एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। तो हम हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे कि जहां पर भाई हमको पता है कि ये डायनामिक क्यों है। अच्छा, डायनामिक वर्ड का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज अडेप्टेबल, समथिंग दैट इज चेंजेबल। तो डायनामिक क्यों है ये? क्योंकि आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हो। यू कैन फोर्स इट टू गो फॉरवर्ड, यू कैन फोर्स इट टू गो बैकवर्ड। ये है अभी इक्विलिब्रियम में, पर आप क्या कर सकते हो, आप रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी में कोई बदलाव करके, कोई चेंज करके इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेके जा सकते हो। सेम फंडा आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, डायनामिक और स्टैटिक का सेम है, कुछ नया नहीं, ठीक है ना? वहां पे ये मत बोल देना, फिजिक्स के टीचर को जाके ये मत बोल देना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ऑपोजिट डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होता, थप्पड़ मारेगा। हाँ, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती।
Due to this dynamic equilibrium, obviously there are things that we will study later that exist in a chemical reaction, and based on the extent to which these reactions proceed to reach this state of equilibrium, they are classified into 3 groups. अब इसका ये लाइन का जरा मीनिंग समझो कि यार हमने ऐसा बोल दिया कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम होना चाहिए. यहां तक पहुंचते पहुंचते ये रेट्स को इक्वलाइज करने के चक्कर में रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, हो सकता है 10% पे हो गया हो सकता है 60% पे हुआ हो सकता है 90% हुआ हो, या हो सकता है 99% हुआ हो, who knows, राइट. और यही इसलिए मैंने पहले क्लैरिफाई किया कि जो एक बचपन से बोलो, पहले से एक बच्चों के दिमाग में गलत फहमी होती है, वो ये होती है कि अच्छा सर आपने बोला A to B ये रिएक्शन है, A रिएक्टेंट है B प्रोडक्ट है. कुछ बच्चे अपने दिमाग में ये फंडा लेके आते हैं कि सर ये 1 मोल था ना, जब ये आधा मोल हो जाएगा ना तो इक्विलिब्रियम है. क्या ऐसा है? नहीं. मैंने क्वांटिटी के हिसाब से बोला क्या? नहीं, मैंने रेट के हिसाब से बोला. तो ऐसा गलती मत करना. ये आधा मोल हो गया मतलब हाफ लाइफ हुई है. हाँ, ये आधा मोल हुआ मतलब हाफ लाइफ हुई है. ऐसी कोई गारंटी नहीं कि 50% पे इक्विलिब्रियम होता. ना भैया ना. 10% पे भी हो सकता है, 20 पे भी हो सकता है, 90 पे भी हो सकता है, 99 पे भी हो सकता है. और इसीलिए हाउ मच द रिएक्शन हैज प्रोसीडेड टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. देखो स्टेटमेंट बहुत प्यारी दी एनसीईआरटी में. क्या लिखा देखो, द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस टू रीच दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये अलग अलग हो सकता है. कैसा हो सकता है? लेट्स सी. पहला, एक ऐसा रिएक्शन हो सकता है जो नियरली कंप्लीट, मैंने क्या बोला 99% कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और फिर मतलब वो बोला कि मैंने शुरुआत की 0.0 से, मतलब रिएक्टेंट से मैंने शुरुआत की, मैं 99.9% कंप्लीट हुआ, अब बस हो गया, अब नहीं करना, अब मैं आराम करूंगा, अब मैं 100 पे नहीं जाऊंगा. तो वो नियरली कंप्लीट हो गया, छोड़ दिया. तो क्या बचा है? नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचा है. क्या ये बात समझ में आई? और वो इतना नेग्लिजिबल अमाउंट बचा है रिएक्टेंट का कि उसको आप एक्सपेरिमेंटली बता ही नहीं पाओगे. इतना छोटा अमाउंट बचा. मतलब मैं बोल सकता हूं प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया. प्रैक्टिकली बोलो हाँ या ना. मतलब नियर कंप्लीशन हुआ है थियोरेटिकली तो, बट प्रैक्टिकली आप बोलोगे चलो कंप्लीट हो ही गया ना, ठीक है. हम सब करते हैं, हम सब करते हैं. टेस्ट ट्यूब में थोड़ा वो सब डाला, सब हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको ऐसे झाड़ के फेंक दिया, हाँ ये लो मैम हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना. वो नेग्लिजिबल फेंक दिया आपने. तो वैसे ही ये रहा, ये नियरली कंप्लीशन. ये हो गया टाइप 1. सेकेंड वाला कि जो शुरू होते खत्म हो गया, वो मुन्ना भाई के रूम की तरह, वो देखा ना अरशद वारसी बोलता अरे भाई ये तो चालू होते खत्म हो गया भाई, वैसा. सेकेंड वाला, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट रिमेन अनचेंज्ड. तो ये उल्टा हो गया पहले वाले का. पहले वाले में 99.9% हम तो कंप्लीट हुआ था, यहां पे 0.1% ही कंप्लीट हुआ है. दम तोड़ दिया उसने. और तीसरा वाला कि जहां पर एक प्रैक्टिकली लगभग आप बोल सकते हो कि मोर और लेस मिडल में पहुंचा है. मोर और लेस एक कंपेरेबल वैल्यू. अगेन आई एम क्लियरिफाइंग दिस वेरी क्लियरली. जरूरी नहीं कि 50-50 है, हो सकता है 60-40 हो, 55-45 हो, 49-51 हो. लगभग एक कंपेरेबल वैल्यूज तक जो पहुंचा है वो प्रैक्टिकली ढंग का स्टडी करने लायक है. क्या ये बात में आप बिलीव करते हो? आप सोचो, आप बोलोगे हाँ सही बात है. अच्छा, जो रिएक्शंस पूरे कंप्लीट होने वाले हैं वो तो चलो अच्छा ही है, हमारे लिए अच्छा है कि भाई रिएक्शन कंप्लीट होगा, पहले वाले कैटेगरी. जो तीसरी वाली कैटेगरी कि भाई हाँ चलो हाफवे तो पहुंच के अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा, ये भी ठीक है. सेकेंड वाले का तो हमको कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिकली. जो रिएक्शन पहुंच ही नहीं रहा, कहीं हो ही नहीं रहा, उसको स्टडी करके ज्यादा कोई फायदा है क्या इसको, है ना. तो ठीक है, थियरी में ओके टाइप्स में पढ़ लो, बट इसको स्टडी करने का कोई मीनिंग वैसे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं बनता. ठीक है, चलो. अब ये जो एक्सटेंट है ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो एक्सटेंट है कितना होगा रिएक्शन, बिकॉज आपका तुरंत ये सवाल आएगा सर हमको कैसे पता कौन सा वाला कंप्लीट होने वाला है, कौन सा वाला आधा पहुंचने वाला है. तो हमको पता चलेगा बाय फैक्टर्स सच एज कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एटसेट्रा. कैटलिस्ट, ऑब्वियसली कैटलिस्ट से भी पता चलता है ना.
कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ये दो मेन फैक्टर्स हैं, और भी अदर फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, ये मार्क करके रखो, गलती से भी इसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ये। तो ऑप्टिमाइजेशन, अब रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या बोलती है कि भाई आप ये क्यों स्टडी करना चाहते हो, तो आप इन पूरे प्रोसेसेस को जब ऑप्टिमाइज करोगे तभी ही आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स कम टाइम में और कम खर्चे में मिलेंगे। क्या ये बात से आप एग्री करते हो? अब समझो मैं बोलूं मैं एक दवाई की कंपनी, मतलब दवाई मैन्युफैक्चर करने की कंपनी डाल रहा हूं, मेरे को उसमें पैरा एसिटो अमाइनोफिनॉल बनाना है, पैरासिटामोल जिसको आप लोग क्रोसिन बोलते हो, तो टेक्निकली मेरे को केमिकल रिएक्शन ही करना पड़ेगा अपनी कंपनी में। या वैक्सीन ले लो आप, अभी जो आप कोविड वैक्सीन की नाम सुन रहे हो, ठीक है, हर रोज न्यूज में आता है फलाने कंपनी ने वैक्सीन बनाया, कैसे बना रहे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो उनको एक केमिकल प्रोसेस करना पड़ता है अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री में। तो वो चाहते हैं कि वैक्सीन सबसे अच्छा बने, सबसे फास्ट बने, क्वांटिटी में सबसे ज्यादा बने और सबसे कम कॉस्ट में बने। सही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उनको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल कंडीशंस करना पड़ेगा। क्या ये बात आपके भेजे में जा रही है? तो उन्हें कुछ ऐसे प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे कि कम से कम हीट, कम से कम एनर्जी, कम से कम रिएक्टेंट यूज करके मैक्सिमम हम लोग प्रोडक्ट्स तक पहुंच सकें। एंड दैट इज व्हाट दिस होल इक्विलिब्रियम का फंडा इज अबाउट, दैट इज व्हाट वी आर एमिंग टू स्टडी। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से तो हमको पढ़ना ही, हमको जेई नीट क्रैक करना है सब ऑब्वियसली, बट कॉन्सेप्ट ये बोलता है। अच्छा, some important aspects of equilibrium of physical and chemical changes are dealt with in this particular equilibrium वाला, along with ions, that is ionic। तो जैसा मैंने कहा इन जनरल रहेगा तो केमिकल बोलेंगे, आयोन्स के लिए रहेगा तो आयोनिक बोलेंगे, ये स्टार्टिंग में ही बता दिया। ठीक है, वो बकवास है। चलो अभी पहला कॉन्सेप्ट, इसमें सब जो टाइटल आ जाता, सब टाइटल आ जाता, वो पहला है कि भाई फिजिकल प्रोसेसेस में क्या हो रहा है। तो फिजिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस। इसको आप वेपराइजेशन बोलते हो, सॉरी इसको आप ये बोलते हो, सॉलिड से लिक्विड होने को मेल्टिंग बोलते हो बेसिकली, है ना। फ्यूजन भी बोलते हैं इसको लोग, क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लिक्विड टू गैस, यस, और इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, और इसको आप क्या बोलते हो, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली सब्लिमेशन बोलते हो। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स है, ध्यान में रख लेना। सॉलिड टू लिक्विड ये सब बकवास है, इसको आप सिर्फ रीड कर करके भी छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, मतलब मार्क करने जैसा या ऐसा डायरेक्टली कुछ है नहीं। ठीक है, बकवास है। इसके में से कुछ, इसमें से आपको एंट्रेंस में कुछ नहीं पूछते, तो इसकी कुछ ये मत करना। हाँ, इक्विलिब्रियम जो लिक्विड और वेपर में भी कुछ है नहीं ज्यादा। हाँ, ये एक चीज है कि आप यहां पर एक छोटी सी चीज नोट कर लेना, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट कर लो, शायद ये यहां पे मेंशन नहीं। Triple point of water is that temperature at which water exists in all three states at the same time. Solid, liquid and gas at the same time. ठीक है, it's very close to 0.00105 ऐसा है। ठीक है, बट उसको अपन ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। फिजिकल चेंज में ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, बाकी सब ठीक है, आप रीड कर लेना। फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग और फ्रीजिंग सेम होता है। हाँ, लिक्विड से सॉलिड आ रहे हो तो फ्रीज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो मेल्ट हो रहा है। बैरियर सेम है, पॉइंट सेम है। ठीक है, कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होता फॉर सम रीजन। ओके, अब होता क्या, यहां पे बोथ द प्रोसेसेस आर अकरिंग साइमल्टेनियसली एंड बोथ द प्रोसेसेस इफ दे अकर एट द सेम रेट ऑब्वियसली विल से इक्विलिब्रियम। इसका एक बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट बच्चे लोग करते हैं, आप तो बड़े हो गए, आप लोग मत करना, आप सबने देखा जरूर होगा। एक ब्लॉक ऑफ आइस रखते हैं, उसके ऊपर एक धागा बांधते हैं, थ्रेड, एक थ्रेड रखते हैं, और फिर दोनों के ऊपर एक वेट लगाते हैं। थ्रेड विल पास थ्रू द आइस विदाउट द आइस मेल्टिंग। It's because of equilibrium that is possible. There is no magic. गोले वाले भैया के पास जाके उनको बोलना, भैया ये करके दिखाओ। भैया वही आइस का ब्लॉक लेके जो मारेंगे ना सर पे। चलो यहाँ देखो, ठीक है, जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम सेम अगेन यहाँ पे फंडा वही है, रीड कर लेना भैया, कोई टेंशन नहीं।
और इसमें भी जो क्या बोलते हैं, कहाँ गया ये यू ट्यूब, ये यू शेप ट्यूब ऑफ मर्क्यूरी, अच्छा हाँ, मर्क्यूरी मैनोमीटर होता है, यू शेप जो मर्क्यूरी ट्यूब है उसको मैनोमीटर बोलते हैं। ये बेसिकली आपका जो लेवल है ना, लेवल ऑफ मर्क्यूरी, वो मेजर करता है, उसको मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मैनोमीटर मतलब लेवल मेजरिंग डिवाइस होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जो लिक्विड मर्क्यूरी का कॉलम, या टेम्परेचर, उसको भी मैनोमीटर ही कहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ओके, उसको भी रीड कर लेना। तो जब लिक्विड और वेपर की बात हो रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर सेम हो गया तो इक्विलिब्रियम हो चुका, इक्विलिब्रियम पहुंच गया। और यही जो पॉइंट है जहां पर ये हो रहा है पूरा वेपराइजेशन, उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जरा देखो यहाँ पे क्या है, वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी और उसका वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में है, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जो बैरियर है वो नहीं है, क्योंकि अब ये एक पतली सी, एक छोटी सी लाइन है बस, ये इतना प्रेशर की ये लाइन, ये वैल्यू है, इसके इस तरफ पानी है, इस तरफ वेपर है, दूर दूर नहीं है। तो ये ट्रांजिशन बहुत ही आसान है, कब? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे। और ये कब पॉसिबल है? जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए हो, तब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर जो है वो सेम हो जाता है, इस तरह से क्लोज वेसल, है ना। फॉर एनी प्योर लिक्विड 1 atmospheric pressure, the temperature at which liquid and vapor are in equilibrium is called normal boiling point of the liquid। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में डिफाइन छोटे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, थियरी पेपर में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द altitude, height of the place. At higher altitudes boiling point decreases, very important MCQ point। जब आप पहाड़ों पे जाते हो, खाना पकाने में कम टाइम लगता है या ज्यादा टाइम लगता है? नाउ सॉलिड एंड वेपर ऑब्वियसली सब्लिमेशन के लिए। अगेन इसको आप रीड कर लेना, इस पूरे पैराग्राफ को, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। उसके बाद आते हैं हम लोग डिसोल्यूशन पे। तो ये तो फिजिकल चेंजेस में पहला हुआ कि भाई आपने 3 फेज है, सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करनी। अब आते हैं डिसोल्यूशन। भाई आपने एक कोई चीज ली, सोल्यूट लिया, उसको सॉल्वेंट में घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो अब कैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है? सॉलिड लिया या गैस लिया, उसको पानी में घोल दिया। ये हम लोग अगेन फ्रॉम अ मोर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी विल प्रेफर टू स्टडी सॉलिड्स इन लिक्विड्स, बिकॉज हम लोग जनरली कोई सॉल्ट या कोई चीज लेके पानी में घोलते हैं, तब हमारा सॉल्यूशन बनता है, पता है हमको ये। सो वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट वी कैन डिसॉल्व अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। वी नो दैट अगर हम लोग थोड़ा सा पानी को गर्म करेंगे तो शायद थोड़ा ज्यादा डिसॉल्व कर पाएंगे, ये भी हमको मालूम है कि नहीं। अब सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? जब जिस पॉइंट के बाद डिसॉल्विंग बंद हो जाए तो क्या होगा? सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया। जैसे आपको मैं बोलूं कि चलो भाई आपके पास एक गिलास, अपने इंडिया में बोलते हैं गिलास, एक गिलास है, उसमें पानी लिया आपने और आपन उसमें 10 ग्राम क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया? 10 ग्राम सॉल्ट आपने डाला, उसको घोल दिया। फिर आप ऐसे 10-10 ग्राम करके ऐड करते गए। एक टाइम के बाद आपको रियलाइज हुआ कि अब और सॉल्ट इसमें नहीं जा रहा है, तो क्या हो गया? तो सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका है। फिर आप क्या करोगे? पानी को थोड़ा सा, सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट करोगे तो और थोड़ा डिसॉल्व होगा, फिर उसके बाद और उसमें भी बंद हो जाएगा और थोड़े टाइम के बाद, तो अब कंप्लीटली सैचुरेटेड हो गया, अब नहीं और जा सकता, है ना। तो यहां पर यही फंडा है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा बिटवीन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट एंड इन द सॉल्यूशन। अब ये सेंटेंस को जरा समझना, ये सेंटेंस को जरा समझना कि अगर मेरे पास सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका है, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास क्या हो चुका है? सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका है, तो सोडियम क्लोराइड
जो सॉलिड स्टेट में था वो और आगे यानी कि डिसॉल्व नहीं होना चाहेगा, वो और आगे नहीं जाएगा। व्हेन आई से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब डिसॉल्विंग, और व्हेन आई से बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब जो ऑलरेडी डिसॉल्व हुआ है वो सॉलिडिफाई हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे बोल रहा हूं डिसॉल्व, अच्छा चलो ऐसे बोल देता हूं Na प्लस और Cl माइनस, चलो इसको ऐसे कर देते हैं ना, जो डिसॉल्व हुआ वो डिसोसिएट हो गया था, ठीक है, एक्वस। अब एक इक्विलिब्रियम ऐसा एस्टैब्लिश हो गया कि जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में थे वो सोच रहे कि हमको मौका मिले तो हम फिर सॉलिड बन जाएं। अब वहां जगह खाली हुई तो ये सोचता है कि चलो मैं यहां जाऊं। अगेन इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को देता हूं, तुम्हारी विरार ट्रेन, पूरी ट्रेन खचोखच भरी हुई है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, एक आदमी उतरा, यहां से एक दूसरा बोल रहा है नहीं मैं चढ़ूंगा, सांस नहीं लेने दूंगा अंदर वालों को। तो यहां पे वही है, जैसे एक्वस से वो बोलता है कि चलो भाई ऑलरेडी सैचुरेटेड है, निकलते हैं वापस सॉलिड बनते हैं, यहां से सॉलिड वाला एक बोलता है नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं तो डिसॉल्व होऊंगा। बस यही इक्विलिब्रियम इसका चल रहा है कि नहीं? आई होप ये बात समझ में आई। अब ये सेंटेंस को फिर से पढ़ो, देखो क्या बोलता है वो, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट्स। ये हमारी बेहतरीन इंग्लिश एनसीईआरटी की, एग्जिट्स नहीं एग्जिस्ट्स। एग्जिट मतलब चला ही गया, हाँ, एग्जिस्ट्स बिटवीन द सोल्यूट इन द सॉलिड स्टेट एंड दैट इज इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में है और जो बाहर सॉलिड स्टेट में, उसके बीच में इक्विलिब्रियम है। क्या ये बात समझ में आई? उन्होंने शुगर के लिए भी एग्जांपल दिया है। बाय द वे शुगर मतलब सुक्रोज या ग्लूकोज, व्हेन यू से शुगर मतलब सुक्रोज, है ना, शुगर मतलब सुक्रोज। तो यानी कि जिस रेट से C12H22O11, यानी कि जिस रेट से शुगर डिसॉल्व हो रहा है उसी रेट से क्रिस्टलाइज भी होता जा रहा है, उसी रेट से क्रिस्टलाइज भी होता जा रहा है। दैट इज द मीनिंग। और यही बस घूम फिर के मेरे पहले वाले लाइन पे आ गया, वही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या ये बात भेजे में गई? रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों बढ़िया, एकदम मजे आ रहे हैं। अगला देखो, आगे देखो क्या बोलता है। तो ये जो इक्वालिटी ऑफ टू रेट्स है, इसको ही आप डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हो। इसको हमने स्टडी कैसे किया? इसको हमने रेडियो एक्टिव शुगर के साथ स्टडी किया, मतलब जिसमें हमने कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया और प्रूव किया। हमने प्रूव करके दिखाया एक्सपेरिमेंटली कि जो शुगर मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुआ था ना, वही वापस नहीं आया है, जो सॉल्यूशन में था वो वापस आया है। समझे? जो डिसॉल्व हुआ था वो वापस नहीं आया, जो सॉल्यूशन में था वो वापस आया। इससे क्या पता चल रहा है कि जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में था वो वापस आ रहा है। इसका मतलब कि इट्स नॉट द सेम मॉलिक्यूल दैट इज नॉट एबल टू एंटर, it is one molecule that is able to enter the solution and another molecule that is able to exit the solution. That is true equilibrium. That is true equilibrium. ये जो मैंने आपको अभी विरार ट्रेन का एग्जांपल दिया, समझो पहले इसको सुन लो। मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया कि समझो इसमें 100 लोग हैं, 100 की ही कैपेसिटी है। एक आदमी यहां से एंटर करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। यहां से एक आदमी बाहर आएगा तो ये एंट्री करेगा, तो यहां पर सैचुरेशन मेंटेन्ड रहेगा। क्वेश्चन है, कुछ लोग पहले ये सोचते थे कि दिस इज नॉट एबल टू एंटर ओनली, यही है। नहीं भाई, इट इज अनदर पर्सन। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला भाई हम लोग पहले क्या करेंगे कि यहां पर नॉर्मल वाला शुगर ले लेंगे, यानी कि जिसमें कार्बन रेडियो एक्टिव नहीं है, और बाहर से हम C12H22O11 ये जो शुगर है ना, उसमें कार्बन रेडियो एक्टिव वाला डालेंगे। कौन सा वाला डालेंगे? रेडियो एक्टिव वाला डालेंगे। तो पता चला कि भाई रेडियो एक्टिव वाला घुल गया और नॉर्मल वाला बाहर आया। तो इससे ट्रू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ। यहां पर फंडा ये है कि अगर हम लोग रेडियो एक्टिव शुगर डालते हैं ना नॉन रेडियो एक्टिव शुगर के सॉल्यूशन में, तो हमें इससे ये प्रूव होता है कि जो शुगर के पार्टिकल हमको दिख रहे हैं ग्लास में, वो नहीं है जो डिसॉल्व नहीं हो पाए, वो है जो सॉल्यूशन में से क्रिस्टलाइज होके बाहर आए। एंड दैट इज व्हाई द ब्यूटी ऑफ दैट होल रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट इज एक्सप्लेन्ड। ओके, अगेन दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम सेइंग, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस। हाँ, वो जो मैंने रेड में मार्क किया है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई
what experiment या what compound was used for proving the experimental proof of equilibrium, तो the compound was radioactive sugar. ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। और इस गलत फहमी में मत रहना कि जेई के एडवांस के पेपर वगैरह में जो हाई फंडू क्वेश्चन है उसमें इतने सिंपल थियरी क्वेश्चन नहीं आते। मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आपने देखे हैं कि एडवांस के पेपर में भी कुछ कुछ एकदम महाचिंदी क्वेश्चन भी आए हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। गैसेस इन लिक्विड्स का फंडा, ये भी चलो फटाफट इसको रीड कर लो। ओके, इसमें मेन चीज क्या है, देखो क्या बोलता है, गैसेस इन लिक्विड में हेनरीज लॉ आ गया फिर से, तो इसलिए आपको एक सीक्वेंस, हमेशा मैं कहता हूं कि सीक्वेंस मेंटेन करना, सॉल्यूशन में पढ़ा, यहां पे अप्लाई कर लेंगे। सोडा वाटर का एग्जांपल हमने हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन में भी देखा है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड एट इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबाउ द सॉल्वेंट। बहुत सारे क्वेश्चन में हमने देखा अबाउ द लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, ओवर द लिक्विड, ये ऐसे टर्म्स में वो सवाल बनाता है। देखो बेहतरीन, एकदम मस्त, अच्छी वर्डिंग है। ओके, तो ये सोडा वाटर का एग्जांपल दिया। सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम है ये वो। अगर सोडा उड़ गया, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा जो डिसॉल्व था वो उड़ गया, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ड्रिंक हैज बिकम फ्लैट, है ना। ये आपने वो देखा होगा, एक इसका केनी सेबेस्टियन का एक जोक भी है यूट्यूब पे, बहुत फेमस वीडियो उसका, वो फ्रेश लाइम सोडा को फ्लैट लाइम सोडा बोलता है क्योंकि पूरा फिज उड़ जाता है ना। वैसे तो अगर वैसे हो गया, मतलब कि केमिस्ट्री के हिसाब से क्या हुआ है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये सोडे की बोतल थी और इसमें से सारा जो फिज है वो उड़ गया है, ये पूरा फ्लैट हो गया है, तो इसका मतलब क्या कि जो प्रेशर था वो मेंटेन्ड नहीं है, प्रेशर ऊपर का जो प्रेशर था गैस का वो चला गया, तो इसलिए अब डिसॉल्व नहीं है, गैस कैसे आ गई, बाहर आ गई। दैट इज द आइडिया, ठीक है। लिक्विड टू वेपर हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। सम फीचर्स, कुछ फीचर्स जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड अच्छे से कर लेना, जरा इसको रट्टा मत मारना। जैसे कि अगर वेपर का, लिक्विड और वेपर के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो जो P ऑफ H2O है वो एक गिवन टेम्परेचर पे आपको कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि अगर बॉइलिंग पॉइंट पे कैलकुलेट करो या रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट करो। अगेन डोंट टॉक अबाउट रैंडम वैल्यूज, ठीक है, डोंट टॉक अबाउट रैंडम वैल्यूज। प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ वाटर अगर आप बात कर रहे हो तो आप बोलो या तो रूम टेम्परेचर पे या तो बॉइलिंग पॉइंट पे, जनरली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, रैंडम बातें मत करो। दूसरा भाई, अगर सॉलिड टू लिक्विड है तो भाई मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी है, सीधी बात है। तीसरा, अगर सोल्यूट है, मतलब कि कोई चीज डिसॉल्व हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है। ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम है, ये जेनरिक चीजें हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मोलैरिटी या मोलैलिटी, मोलैरिटी। क्यों? क्योंकि हम लोग सॉलिड इन लिक्विड को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और गैस का तो खैर आपको पता ही है, हेनरीज लॉ की बात करनी है। गैस में क्या करना है, हेनरीज लॉ की बात करनी है। तो ये सारे फंडे समझ में आ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स तक कंप्लीट कर लेते हैं, चलो फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया, अगर फिजिकल प्रोसेस है तो एटलीस्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम आज अपना कंप्लीट हो जाए। अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम है तो उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए। फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है कि भाई आप इसको क्लोज्ड वेसल में परफॉर्म करो, क्लोज सिस्टम में, नहीं तो उड़ ही गया तो तुम क्या ही स्टडी करोगे। तो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन अ क्लोज सिस्टम। व्हेन यू से क्लोज सिस्टम, थर्मोडायनामिक्स कैसे डिफाइन करता है क्लोज सिस्टम को, वो बोलता है क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, यानी कि हीट का एक्सचेंज होता है, बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। क्लोज सिस्टम का ये डेफिनेशन, एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, देन यू हैव opposing forces, obviously both processes, opposing processes occur at the same rate and the same time, dynamic equilibrium है। ओके, देन ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हमेशा इसको आप फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर, फिक्स वॉल्यूम इस पे डिफाइन करना, ठीक है। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, सर एग्जाम में ये पूछ लिया तो, अरे नहीं पूछेगा, वो पागल नहीं है, उसको पता है, वो पैरामीटर डिफाइन करके तुमको सवाल बना के देगा, ठीक है, एट दिस टेम्परेचर, एट दिस प्रेशर, ठीक है। वो IIT का पेपर सेट कर रहा है, पागल आदमी नहीं है वो, जो भी है। चलो,
तो when equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by a constant value of one of its parameters. जैसे या तो आप टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है ना, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के लिए ग्राफ बना दिया, इसका मतलब कि हमारे को स्टडी करना है वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हमको प्रेशर, टेम्परेचर, ये बाकी सब चीजें फिक्स रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं मेरे को मन कर रहा है मैं प्रेशर विद टाइम करूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाकी पैरामीटर्स को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं कौन से पैरामीटर को स्टडी कर रहा हूं उसके हिसाब से मैं बाकी पैरामीटर्स को फिक्स्ड रखना चाहूंगा, ठीक है ना। So when equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of the parameters at a given time. कोई भी एक पैरामीटर को तो आपको फिक्स करके स्टडी करना ही पड़ेगा। Second statement and last character or last characteristic is magnitude of such quantities indicates the extent to which the process has proceeded. वही extent of reaction जो स्टार्टिंग में 3 हमने देखे टाइप्स वही है। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि भाई A और B या C और D ऐसा, वो क्या बोल रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, A और B रिएक्टेंट है समझो, C और D प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, बट एक टाइम के बाद में दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, पैरेलल चल रहे हैं, टाइम के हिसाब से उनकी कॉन्सेंट्रेशन में फर्क नहीं आ रहा है ना। अब वो स्टेबलाइज हो गए, स्टेबलाइज होने के बाद ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है। कौन से पॉइंट से स्टेबलाइज हुआ है, यहाँ ये पॉइंट से स्टेबलाइज हुआ, इसके बाद देखो आप कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट तक फ्लक्चुएशंस थे, उसके आगे फ्लक्चुएशन नहीं आए, है ना। बस वही मैंने कहा कि एक पॉइंट के बाद में विराट ट्रेन में भीड़ फिक्स हो जाती है, फिर कितने भी लोग चढ़े कितने भी लोग उतरे, अब भीड़ नहीं बदलेगी, भीड़ रहेगी, बस वही भीड़ है इक्विलिब्रियम। हाँ, सिंपल भाषा में, मतलब मुंबईया भाषा में मैं आपको बताऊं तो ऐसा है। ओके, तो यहां तक कंप्लीट कर लेते, चलो।